नमस्कार, आप सभी का स्वागत सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का दूसरा दिन आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को मिल रही है मजबूती। अयोध्या से अहमदाबाद तक हवाई मार्ग का हुआ उद्घाटन। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज रचा गया नया प्रयोग और नया इतिहास। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंची पहली उड़ान। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 घोषित। लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। 7 में सूरत भी रहा अव्वल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को किया सम्मानित। कहा, 2047 तक भारत दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में होगा शुमार। कांग्रेस के श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने पर भाजपा का हमला। कहा, यह नेहरू की कांग्रेस है, गांधी की नहीं। राष्ट्र से जुड़े बड़े कार्यक्रमों से दूरी बना रही कांग्रेस का देश की जनता कर रही है सत्ता से बहिष्कार। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के खिलाफ भाजपा ने किया प्रदर्शन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भ्रष्ट ममता सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। नैतिकता के आधार पर पद से दें इस्तीफा। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा, देश की प्रगति के लिए स्थिर और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। सीमा पर स्थिति सामान्य, लेकिन सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड, शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। दिल्ली में पारा 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे, राजस्थान के सीकर में 0 से नीचे गया तापमान। और मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक चिराग की जोड़ी पहुंची पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में। वहीं तनीषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने महिला युगल क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आज दूसरा दिन है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरी दुनिया के सभी देश विकास के लिए पूंजी पर ध्यान केंद्रित किए रहते थे, जबकि गिफ्ट सिटी की स्थापना के दौरान प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि प्रौद्योगिकी और वित्त को मिलाकर ही नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र वास्तव में पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सकेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में गुजरात पूरी दुनिया को आर्थिक प्रगति का रास्ता दिखा रहा है। गांधीनगर में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में राजस्थान से आए भजन लाल सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत की। मैं इस वक्त गांधीनगर में हूं और यहां चल रहा है वाइब्रेंट गुजरात। गुजरात ना सिर्फ दूसरे राज्यों को बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। गेटवे टू ग्रोथ का नारा है यहां पर। और मेरे साथ है राजस्थान से आए नए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। आइए उनसे बात करते हैं। गुजरात अब पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आ गई है। आप पर उद्योग मंत्रालय का भी जिम्मा है, किस तरह से देखते हैं चीज़ों को? वाइब्रेंट गुजरात अपने आप में एक उदाहरण बन गया है सभी राज्यों के लिए, जो पिछले 20 साल से यहाँ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एक राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए, और अब भारत विकसित राष्ट्र बनने की राह पर चल रहा है। जो भरोसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कायम करा है, जिस तरह की अच्छी गवर्नेंस है, फ्रेंडली रेगुलेशंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस, ताकि बिजनेसेस अट्रैक्ट हों। लाल फीताशाही बिल्कुल ख़त्म है। अब राजस्थान के अंदर भी हम इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में, वहाँ के मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में
हम इसी तरह का एक माहौल सेटअप करेंगे ताकि वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए, किसानों के लिए एक बहुत ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ एम्प्लॉयमेंट भी हो, बिजनेसेस भी हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी हो और उससे इकोनॉमी डेवलप हो। जो प्रेरणादायक शब्द प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप सपने जितने देखेंगे मेरा संकल्प उतना बड़ा होगा, ये एक इस तरह का जो मोटिवेशन होता है वो इंडस्ट्री के लिए भी है, अधिकारियों के लिए भी है और जनप्रतिनिधियों के लिए भी है। ये जो प्लेटफॉर्म गुजरात अवेलेबल करा रहा है, ये राजस्थान के लिए कितना अच्छा हो सकता है? आप अब बतौर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर यहाँ हैं, किस तरह से यहाँ पर 1-on-1 आप मिल सकते हैं? देखिए, वहाँ मेरी चर्चा हुई थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के साथ में, जहाँ हमने तय करा कि केवल ऑप्टिक्स नहीं, फ़ोटो और बड़ी बड़ी हेडलाइंस कि इस तरह का समिट हो रहा है जैसे राजस्थान में पहले हुआ पिछली सरकार में, ऐसे नहीं। हमें जिस तरह से गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे सिस्टम सेटअप करे हुए, प्रोसेसेस सेटअप करे हुए, उसके बाद में आप बिज़नेस हाउसेस को, बिज़नेस लीडर्स को लेकर आते हैं, उसी तरह से हम पहले अपना जो जैसे बोलते हैं अपना घर उसको ठीक करेंगे, यानी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारे जो प्रोसेसेस है उसको और बेहतर बनाएंगे और उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ स्किल डेवलपमेंट है और जो सैनिक कल्याण है, हम कहीं ना कहीं उसको जोड़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के साथ भी। तो ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनका ये कहना है कि पहले राजस्थान अपना घर ठीक करेगा और फिर हम गुजरात की राह पर चलेंगे। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पर उर्स के मौके पर चादर भेंट करते हैं। इस बार भी उन्होंने चादर भेजी है, जिसे 13 जनवरी को चढ़ाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए पीएम ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। हमारी बातचीत के दौरान मैंने पवित्र चादर पेश की, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान प्रतिष्ठित अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें भी साझा कीं। टेरर नेटवर्क और गैंगस्टर्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। देश के 5 राज्यों में आज एनआईए की छापेमारी कर रही है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एनआईए की कई टीमें मौजूद हैं। वहीं राजस्थान में भी जयपुर, श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही हैं। 32 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के चलते चुनाव आयोग ने देश भर के विभिन्न राज्यों से आए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट के नए वर्जन की भी शुरुआत की। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जोर दिया कि चुनाव के दौरान निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना आयोग की प्राथमिकता है और इसका हमें कड़ाई से पालन करना होगा। 2 दिन चलने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम, वीवीपैट और स्वीप की गतिविधियों को लेकर आपसी अनुभवों को साझा किया जाएगा और चुनाव के समय मतदाताओं को अधिक से अधिक दी जा सकने वाली सहूलियतों पर रणनीति बनाई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने राज्य की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित करके लोगों के जीवन को आसान बना दिया है और हम इस विकास को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर विभाजनकारी पार्टी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी का मतलब डिवाइड एंड रूल, डिवीजन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ओनली पॉलिटिक्स। उनके लिए कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। दे नेवर थॉट बियॉन्ड वोट, दे नेवर थॉट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। लेकिन
वो राजनीति करते हैं और हम मोदी जी के नेतृत्व में और उनके नेतृत्व के कारण हम राष्ट्र नीति करते हैं, देश की राजनीति। पश्चिम बंगाल पुलिस को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस की जांच पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह ईडी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज की 2 एफआईआर्स पर कोई कार्रवाई ना करे, जिन पर संदेशखाली में राशन घोटाले की जांच के दौरान हमला किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने कल कलकत्ता उच्च न्यायालय में पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ मामला दर्ज किया था और मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति राजशेखर मंटा की अदालत में हुई। जज ने एक ही दिन में ईडी के खिलाफ लगातार 2 एफआईआर दर्ज करने पर पुलिस से सवाल किया। सुनवाई के अंत में जस्टिस मंटा ने राज्य सरकार से इस संबंध में हलफनामा और केस डायरी मांगी और पुलिस द्वारा ईडी के खिलाफ दर्ज की गई 2 एफआईआर पर 31 मार्च तक रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर वहां के स्थानीय निवासियों ने हमला कर दिया था। पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता सरकार को भ्रष्ट बताया और कहा कि नैतिक आधार पर उन्हें सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इज अ मैटर ऑफ स्टेट, तो इसमें सेंट्रल ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सेंट्रल अपना काम कर रही है और आगे वाले समय में जब स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा तब जाके सेंट्रल अपना इंटरवीन करेगा और आगे आने वाले समय में आप इसका फल भी देखेंगे। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। दे डोंट हैव एनी मोरल राइट टू बी इन द पावर। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूरिया की बोरी के वजन के बारे में की गई पोस्ट का केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, प्रिय अखिलेश जी, पहले तो मैं आपको यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नीम कोटेड यूरिया की 45 किलो की प्रति बैग की ये 266.5 रुपये में मिलती है और मिलती रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जय अनुसंधान के नारे के साथ हमने किसानों के हित में नया सल्फर कोटेड गोल्ड यूरिया बनाया है। वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान द्वारा आयोजित एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत कारीगरों को बाजार मिल रहा है। इस प्रोग्राम से आर्टिजन की आमदनी बढ़ेगी। सभी सम्मिलित हुए, महिलाओं की भी अच्छी संख्या हुई, एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई हुई है और ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसमें जो मार्केट विकसित हो रहा है नया उसमें इन कारीगरों की आमदनी भी बढ़ रही है और एक्सपोर्ट के रास्ते भी खुल रहे हैं और ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम मुझे लगता है एक मील का पत्थर साबित होगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह सर्वे केस में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। मंदिर पक्ष के अधिवक्ताओं ने 2 वकील और एक रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी को कोर्ट कमिश्नर रखे जाने का अनुरोध किया था। साथ ही कहा कि कोर्ट कमिश्नर जल्द नियुक्त किया जाना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का विरोध किया और मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने उम्मीद जताई है कि 1 से 2 दिन के मामले में फैसला आ सकता है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने प्रेस वार्ता कर कई विषयों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से सटे बॉर्डर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी और राजौरी, पुंछ आदि इलाकों में विशेष तौर पर आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और हिंसा के मामलों में काफ़ी कमी आई है। इस क्षेत्र में शांति की वजह से पर्यटन में भी सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा है। In the hinterland, the last year or 2023 did witness overall drop in violence levels. However, the area of Rajouri Poonch did witness increased in terrorist activities. The proxy tanzeems operating in this area, however, continue to get support from the across, but the overall rise in tourism figures, development in that area indicates of a positive change, and hence our effort has been to operate alongside other security forces, other agencies in that area. सेना प्रमुख ने कहा कि सेना और आर्टिलरी इकाइयों के पुनर्गठन और निगरानी में नई तकनीकों को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2027 तक सेना में ऑप्टिमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। Reorganization of our artillery units, specifically those involved in surveillance and target acquisition, wherein our attempt has been, with the induction of new technology in the ISR, intelligence, surveillance and reconnaissance domain, how to incorporate them in our existing structures and make them more effective. So we have a plan which has been put in place to restructure our artillery units in this manner. जनरल मनोज पांडे ने अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि आर्मी डे से पहले की जाती है, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से भेजे जाने वाले क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को रोकने के लिए इंडियन आर्मी ह्यूमन इंटेलिजेंस को पर ज्यादा जोर दे रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि चाइना के साथ जो बॉर्डर है ईस्टर्न लद्दाख में LAC, वो सेंसिटिव है मगर स्टेबल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज 2022 और 2023 में इंडियन आर्मी में शामिल की गई है और 2024 को टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन का साल कहा, जिसमें भारतीय सरकार या मोदी सरकार का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, उसके हिसाब से इनोवेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो है वो इंडियन आर्मी में शामिल की जाएंगी। कैमरा पर्सन SP दुबे और केशव के साथ नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज के लिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया है। सर्वेक्षण में राज्य को सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में 3रा स्थान मिला। इसके अलावा प्रदेश ने कई पुरस्कार जीते हैं। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को पुरस्कार प्रदान किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ ने कई उपलब्धियां हासिल की है। उन उपलब्धियों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। सर, छत्तीसगढ़ के साथ कई उपलब्धियां जुड़ी है, क्या क्या उपलब्धि है? आज 6 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 2014 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का जो आह्वान किया, आज वो जन आंदोलन का रूप ले चुकी है और पूरा देश आज स्वच्छता को लेकर जागरूक हुआ है। हर व्यक्ति भारत को स्वच्छ बनाने के लिए सोचता है। छत्तीसगढ़ को भी हम स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं और निश्चित रूप से आज जो 6 पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिले हैं, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। आगे भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। गृहमंत्री जी ने भी कहा कि कुछ लक्ष्य बाकी है, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के पास क्या विजन है? देखिए, एक तो
वेस्ट टू वेल्थ इस पे आगे बढ़ेंगे। जो कचरा है उस कचरे से रिसाइकिल करके वो उपयोगी बने, इस दिशा में और काम करने की ज़रूरत है। न केवल उससे रोज़गार का सृजन होता है, उससे इनकम भी होती है और कचरा तो समाप्त होता है। कचरे का ढेर बन जाता है, ज़मीन खराब होती है, स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए कचरे को रिसाइकिल करके 100% कचरों को रिसाइकिल करना और उससे रोज़गार का जनरेशन और इनकम पैदा करके कचरा मुक्त प्रदेश बनाना, इसके लिए हम काम करेंगे। आपका जो घोषणा पत्र था, जिसको आपने संकल्प पत्र कहा था, रामलला के दर्शन कराएंगे। अब रामलला के जो दर्शन की जो बेला है वो आ गई है, क्या कहेंगे आप? हमने उसकी तैयारी कर ली है। कल कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया और पूरी योजना बनाकर छत्तीसगढ़ वासियों को रामलला के दर्शन कराएंगे। ये मोदी की गारंटी का हिस्सा था। मोदी की गारंटी का एक एक वादा हम पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कैमरामैन नवीन के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर, पंजाब सहित जम्मू कश्मीर में आज भूकंप के झटके काफ़ी देर तक महसूस किए गए। जैसे ही भूकंप आया तो लोग अपने घरों और दफ्तर से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अपने मानवयुक्त आर्टेमिस मिशन को 2026 तक के लिए टाल दिया है। नासा ने कहा कि उसने आर्टेमिस मिशन की समय सीमाओं में बदलाव किया है। अब आर्टेमिस 2 के लिए सितंबर 2025 का लक्ष्य तय किया गया है। आर्टेमिस 3 के लिए सितंबर 2026 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अंतरिक्ष यात्रियों को उतारने की योजना है। नासा ने कहा कि चंद्रमा पर गेटवे अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मिशन आर्टेमिस 4 के लिए 2028 के समय लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं है। पहले आर्टेमिस 2 मिशन इस साल के अंत में होने वाला था। नासा प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि उन्होंने आर्टेमिस 1 के बाद से बहुत कुछ सीखा है। इन शुरुआती मिशनों की सफलता हमारे सौर मंडल में हमारी पहुंच और समझ को आगे बढ़ाने के लिए हमारी वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर निर्भर करती है। और अब रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई कुछ खबरें देखते हैं। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, अयोध्या में जो कार्यक्रम है वो देश और पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। अयोध्या आने जाने वाले रोड को सुरक्षित किया जा रहा है, उसे इंक्रोचमेंट्स से मुक्त किया जा रहा है। जो हमारी ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रही है उसको लेके सीसीटीवी की भी कवरेज कराई जा रही है। कार्यक्रम के दिन तथा उसके बाद आने वाले सभी दर्शनार्थियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है वो मुहैया कराई जाएगी। देश के कोने कोने से राम मंदिर के लिए नायाब चीज़ें भेजी जा रही हैं। अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सोने की पिन्नी से सजाया गया है एक नगाड़ा अयोध्या लाया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ये भारत की एक कला है और हमारी कोशिश है कि इसे प्रोत्साहन मिले। राम मंदिर में परिसर में स्थापित होने वाले इस नगाड़े को गुजरात के डबगर समाज ने बनाया है। समाज के लोगों ने 3 महीने की मेहनत से इसे तैयार किया है और सोने के वरख वाला ये नगाड़ा 56 इंच का है।
समाज की पुरानी परंपरा यही नगाड़े बनाने की है। कुछ समय पहले ये लोग आए थे सब, तब इन्होंने कहा था हम ये देना चाहते हैं, ये एक भारत की कला है, वो जिंदी रहे, इनको प्रोत्साहन मिले। ये एक अच्छा काम किया है, लाए हैं, और अभी हम सोचेंगे इसको कहाँ मंदिर में स्थापित किया जाए। तो सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।